अध्याय 5। अध्याय 5 है आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना का विकास। सुनिए, आधारभूत संरचना ये क्या है शब्द है, मतलब बेसिक नीड्स। अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि राजस्थान में एक तो अपन पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। अभी आप लोगों ने बस ना ये शब्द सुने, ऊर्जा क्या है क्या नहीं है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको इसका बेसिक ज्ञान दूंगा कि ऊर्जा टॉपिक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। ठीक है, इसको समझना। दूसरा अपन इसमें पढ़ेंगे सड़क। तीसरा पढ़ेंगे इसमें परिवहन। वैसे सड़क परिवहन का हिस्सा है लेकिन परिवहन अलग दे रखा है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे डाक सिस्टम। ठीक है, मुख्यतः जो फोकस है ना अपन का इन चारों पर रहेगा। किन चारों पर रहेगा? ऊर्जा, सड़क, परिवहन और डाक। ठीक है, देखो ये सब आती है राजस्थान की आधारभूत संरचना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, ऊर्जा। ऊर्जा को अपन बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, देखिए अगर आपको डेवलपमेंट करना है राजस्थान का, तो राजस्थान ऊर्जा की दृष्टि से धनवान होना चाहिए, धनी होना चाहिए। आप ये सोचो कि बाड़मेर के अंदर अपन का रिको एरिया, यहाँ पर उद्योग चल रहे हैं, है ना। उद्योग आजकल सब किस पे चलते हैं? मशीनरी पे। और मशीनरी किससे चलती है? एनर्जी, मतलब विद्युत से। विद्युत क्या? एक तरह की ऊर्जा। अब आप सोचो कि दिन में 12 घंटे का समय होता है काम करने का, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। अब इस 7 बजे से 7 बजे में मशीन भी है, आपके पास प्रशिक्षण भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास रोजगार भी है, मजदूर भी है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन अगर उस दौरान आपके पास लाइट नहीं है तो फिर तुम क्या ही कर लोगे? समझ में आई बात? अगर मुझे मशीन से, मैंने आपको कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बताया था कि अपन आलू से चिप्स बनाएंगे, अपन सेव से जूस बनाएंगे। ये जूस का तुम लोग यूं सेव यहां से डालोगे, यूं मशीन घुमाओगे, यूं जूस निकलेगा, ऐसे करोगे क्या? नहीं। और बड़े बड़े उद्योग है, बड़ी बड़ी मशीनरी काम आती है, बड़ी बड़ी आपको लाइट की खपत चाहिए होती है। और आप ये सोचो कि आपके पास ऊर्जा ही नहीं है, लाइट की कटौतियां हो रही है, तो आप उद्योग में क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मेन जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो अपन उत्पादित कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। अब देखो रूपांतरण मतलब, मैं घर से खाना खा के आया, ठीक है, मुझे पता था आरएस की क्लास है, आरएस में 2 घंटे माथा खाएंगे, तो मुझे ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा अपनी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से पहले मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ऊर्जा। तो मैं भोजन करके आया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 घंटे लेक्चर दूंगा तो वापस ऊर्जा खत्म हो गई, तो फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक लूंगा तो और ऊर्जा आएगी। ठीक है, आप लोग अभी पंखे के नीचे बैठे हैं, है ना, बैठे हो। अब ये पंखा क्या कर रहा है? पंखा घूम तो रहा है, लेकिन पंखा कौन सी ऊर्जा ले रहा है? विद्युत। और चेंज किसमें कर रहा है? जो घूमता है ना उसको अपन बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा में चेंज कर रहा है। तो इसने एक ऊर्जा ली और दूसरे में चेंज किया। लाइट जल रही है, कौन सी ऊर्जा ले रही है? विद्युत। और किसमें चेंज कर रही है? प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप लोगों ने संकल्प के ऊपर सोलर पैनल देखे, सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये सोलर पैनल इस तरह से लगे हुए हैं कि सूरज की रोशनी इनके ऊपर गिरेगी। जब सूरज की रोशनी इस सोलर पैनल पर गिरेगी तो सोलर पैनल क्या होगा? गर्म होने से कौन सी ऊर्जा? ऊष्मीय ऊर्जा। और यहां पर सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर क्या करते हैं? उस ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ। आपने पवन चक्कियां देखी है ना, पवन चक्कियां बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। बड़े बड़े पंखे क्या होता है? जब हवा चलती है तो पंखे, और मैंने क्या बोला, पंखा घूमेगा मतलब गतिज ऊर्जा। उसको किस में चेंज करोगे? आप जितना भी मैटर देखोगे ना, तो वहां पर अपन क्या कर रहे हैं? एक ऊर्जा ले रहे हैं, दूसरी ऊर्जा चेंज। आप में से कोई गिरिल कपरूड़ी का है? गिरिल के आसपास का है? बादरिस का? वहां पर पावर प्लांट लगे हुए हैं, है ना। पावर प्लांट क्या होता है? जैसे
कोयला, अपन ने कोयले को लिया, कोयले को अपन ने जलाया। आप कोयले को जलाओगे तो कौन सी ऊर्जा? तापीय, तप निकलता है ना, तापीय ऊर्जा को अपन चेंज करेंगे विद्युत ऊर्जा। तो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा अपन ये पढ़ रहे हैं कि अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। समझ में आई बात? इस वजह से ऊर्जा अपन का ये टॉपिक है। अपन ये पढ़ेंगे इसके अंदर अपन के राजस्थान के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं से अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, किस किस माध्यम से करते हैं। भाई तुम कोयले को जलाकर करते हो, कि प्राकृतिक गैस को जलाकर करते हो, कि जल विद्युत से करते हो, कि सौर ऊर्जा से करते हो, पवन ऊर्जा से करते हो, बायोमास से करते हो, बायोगैस से करते हो। राजस्थान के अंदर कितनी ऊर्जा बनती है, और राजस्थान के अंदर लास्ट ईयर जो ऊर्जा बनी और इस साल जो ऊर्जा बनी वह ज्यादा बनी है कि कम बनी है, ये सब अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है? आधारभूत संरचना का विकास। समझ में आई बात? अब सुनो ध्यान से। जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा दो तरह की होती है। ऊर्जा संसाधन दो तरह के होते हैं। पहला होता है, वो होता है गैर नवीनीकरणीय, और गैर नवीनीकरणीय का एक दूसरा नाम और आएगा, परंपरागत। और जो दूसरा आएगा वह आएगा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और इसी का नया नाम क्या आएगा? गैर परंपरागत। सुनना, ये मैंने शायद पहले भी कहीं आपको समझाया है, समझाया था? नहीं, आपको नहीं समझाया। ठीक है, सुनो। देखो नाम में क्या आ रहा है? गैर नवीनीकरणीय। इसका मतलब पुनः पैदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? परंपरागत मतलब परंपराओं से इस्तेमाल। जैसे आप ये सुनते हो ना कि कोयला अपन कहां से निकालते हैं? जमीन से। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? कोयले का निर्माण हुआ कि बहुत सालों पहले हमारे जो मनुष्य पेड़ पौधे थे वो जमीन के अंदर दब गए, और दबने से जो उच्च ताप और दाब के कारण जो मनुष्य पेड़ पौधे थे वो किसके अंदर चेंज हो गए? कोयले के अंदर। पढ़ते हैं ना अपन? तो कोयला जमीन के अंदर पाया जाता है, एक लिमिटेड मात्रा में है। आप अगर उसका खनन करोगे, खनन करने के बाद अगर आपने कोयले को निकाल दिया, जमीन के अंदर जितना कोयला था समाप्त हो गया, तो वापस ऐसा हो सकता है कि आज खत्म हो गया कल वापस बना दूं? नहीं हो सकता ना। तो इसको अपन कौन सा बोलते हैं? गैर नवीनीकरण। नवीन वापस नहीं कर सकते, परंपराओं से इस्तेमाल करके आ रहे हैं, इस वजह से ये कैसा हो गया? कोयला। ठीक है। दूसरा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? मैंने आपको प्राकृतिक गैस समझाया था जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था। मैंने आपको बोला था ना कि पेट्रोल के साथ साथ में क्या निकलती है? गैस निकलती है। इसकी भी एक लिमिट है। आज अगर आपने बहुत ज्यादा प्राकृतिक गैस निकाल दी तो कल लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। अगर मैं यहीं पर बात करूं नवीनीकरणीय में, तो नवीनीकरणीय का मतलब होता है कि इसको आप हमेशा पैदा कर सकते हो। आज खत्म हो गई तो कल वापस पैदा कर लोगे, कभी भी खत्म नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा, आज संकल्प के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, कल सूर्य भगवान नाराज हो जाएगा, नहीं संकल्प ने बहुत ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग कर लिया, कल से मैं निकलना बंद। संभव है क्या? नहीं। आज भी निकले और कल भी निकलेंगे, सीधी सी बात है। पवन ऊर्जा, आप पवन ऊर्जा चल रही है, आप लोगों ने चक्कियां घुमाई, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया, बालाजी महाराज नाराज हो गए कि पवन पुत्र हनुमान हूं, मैं हवा को रोक दूंगा। संभव है क्या? नहीं। हवा कल भी चली और आज भी चलेगी। तो ये ऐसे स्रोत होते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होते। अपन पहले क्या करते थे? अपन इन पर आधारित थे। अब अपन ने क्या किया? अपन अब यहां से किसकी तरफ जा रहे हैं? इस तरफ, क्योंकि ये कभी समाप्त हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। इस वजह से अपन धीरे धीरे, देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्योंकि पेट्रोल दिनों दिन महंगा हो रहा है। मैंने आपको पेट्रोल के बारे में पूरा का पूरा पढ़ाया है। अपन 87% तो करते हैं आयात और 13% करते हैं उत्पादित, है ना। वही बात है कि पिज्जा घर पे खाओगे तो महंगा पड़ेगा कि बाजार में खाओगे तो महंगा पड़ेगा? बाजार में पड़ेगा ना महंगा। बाजार में 200 रुपए में कितना सा देता है, घर में 200 रुपए में पूरा परिवार जिम लो पिज्जा, है ना। आप पेट्रोल दूसरे देश से मंगा रहे हो 87%, तो दिनों दिन पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ रही है, भाव भी बढ़ रहे हैं। पहले मेरे को याद है, मेरी समझ के अंदर जब मैं छोटा था तब 60-70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। आज की तारीख में मेरी समझ के बाहर वो पेट्रोल हो गया 110 के आसपास। आज आप जब 2-3 साल और निकालोगे, 5 साल और निकालोगे, ये 110 पहुंचेगा 130 के आसपास।
तब अपन ने एक दूसरा एक रूटीन निकाला, अपन सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से क्या होगा कि लाइट है, लाइट के उत्पादन अपन सौर ऊर्जा से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जिसके घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है वो सोलर पैनल से अपनी स्कूटी को चार्ज करे, पेट्रोल का उपयोग खत्म। समझ में आ गई ना? इस वजह से अपन धीरे धीरे यहाँ से किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। अपन के राजस्थान के अंदर बहुत सारे सोलर प्लांट लगे हैं, बहुत सारे पवन ऊर्जा के प्लांट लगे। अपन सारे के सारे प्लांट पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के कौन से प्लांट है। आप लोग पढ़ोगे, आपने नाम सुना है बड़ला का, सुना है? बड़ला कहाँ है? फड़ौदी में। ये भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है और पार्क बना हुआ है। आप देखोगे, आपकी नजर जहां तक जाएगी ना तब तक आपको पैनल के पैनल ही दिखेंगे, जमीन दिखेगी नहीं। इतना बड़ा प्लांट है। विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना लगाई है अपन के जैसलमेर के अंदर, अडानी ने। अब ये इतना सारा काम है, तो आपको बस यही तो पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, राजस्थान में कहाँ कहाँ सौर ऊर्जा से पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, राजस्थान में कहाँ कहाँ कोयले से पवन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, राजस्थान में कहाँ कहाँ अपन, आप लोग पढ़ते हो ना रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये क्या है? इसके अंदर भी क्या बन रही है? विद्युत बन रही है। लेकिन इसके अंदर आप लोग इनपुट क्या ले रहे हो? रेडियो एक्टिव तत्व, है ना। उद्देश्य अपन का क्या है? उद्देश्य अपन का है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। बस तरीके अलग अलग है। आप लोगों ने जल विद्युत का नाम सुना है? जल विद्युत। अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपने सिर्फ नाम सुना है, मैं आपको बताता हूं इसमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। ये क्या बन गया? चलो जैसे आप लोग बांध बनाते हो, ये बांध बना दिया, बांध इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये बांध है। जब बांध बनाते हो तो कोई नदी चल रही है, उसके बीच में बांध बनाएंगे अपन, है ना। नदी के बीच में बांध बनाई तो ये नदी, ये यहां पर पानी इकट्ठा करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? ये पानी इकट्ठा कर दिया यहां पर। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो नदी का पानी यहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब अपन ने क्या किया, ये नदी का लेवल यहां तक बढ़ गया, फिर नदी यहां से बाहर निकलने लगी। अपन ने क्या किया, यहां पर है ना एक टरबाइन लगा दिया, ये टरबाइन लगा दिया। अब पानी कहां गिरेगा? टरबाइन पर। पानी जैसे टरबाइन पर गिरेगा, टरबाइन घूमेगा। घूमेगा मतलब गतिज ऊर्जा। अपन क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा को किसमें चेंज कर देंगे? विद्युत ऊर्जा। तो ये क्या हो गया? जल विद्युत ऊर्जा। अपन इस तरह से जल का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये भी एक प्रकार है। राजस्थान में आप लोग पढ़ते हो ना चंबल नदी परियोजना, पढ़ते हो? ये राजस्थान और गुजरात, सॉरी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आप लोग पढ़ते हो माही बजाज सागर परियोजना, आप लोग पढ़ते हो अनास परियोजना, आप लोग पढ़ते हो जाखम परियोजना, आप लोग पढ़ते हो बाखड़ा नागल परियोजना। नाम सुना? बाखड़ा नागल भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना। यहां पर क्या होता है, यहां पर बांध बना दिए, बांध बना दिए तो जब गेट खोलेंगे तो पानी इन टरबाइन के ऊपर गिरेगा, टरबाइन घूमेगा, जैसे टरबाइन घूमेगा अपन क्या कर देंगे? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे। समझ में आई ना बात है? तो ये टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना है और ये टॉपिक आप लोगों को समझना है। कोई दिक्कत है तो बताए। बेसिक समझ में आ गया? बेसिक समझने पर जोर देना। मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो चीजों को याद करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको यही पता नहीं है कि ऊर्जा संसाधन है क्या, मैंने यूं एक पॉइंट डाल कर लिखवाया सौर ऊर्जा लो टिपो, तुम लोग टिप दोगे, बात खत्म। कभी भविष्य में समझ नहीं पाओगे। ये जो बेसिक चीज है ना, जो मैंने आपको बताया है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ये सारा का सारा काइनेटिक साइंस से जुड़ा हुआ है ना। ये वही हो सकता है जहां पर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तब तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको रटना ही है तो आप रट के देखो। आरएस ऐसा नहीं है कि ये किताब पढ़ लीजिए आपका आरएस पार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को नॉलेज भी चाहिए, आप लोगों को फैक्ट भी चाहिए, आप लोगों को करंट भी चाहिए, आपको सारा का सारा समन्वय करना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों ने शुरू किया फाउंडेशन। जब आप एट द एंड स्टेज पे पहुंचोगे ना कि मेंस का पेपर देना है, मुझे पढ़ते पढ़ते 2-3 साल हो गए, तब आपका रायता होगा, रायता दही का। कैसे? अलग अलग नोट्स बन गए, सबको इकट्ठा करना, सब चीजों को याद करना, सब चीजों को मैनेज करना, आर्थिक समीक्षा अलग, ये चीजें अलग। एक सब्जेक्ट नहीं है, कितने सब्जेक्ट अपने? तो 22 सब्जेक्ट को हैंडल करना। 22 तो किताब कॉपियां हो गई। अगर एक सब्जेक्ट ये किताब लेकर आओगे 22 किताबें हो गई, तुम्हारी टेबलें तो यूं भर गई। उसको मैनेज करना सबसे बड़ी बात है।
आरएस क्या सिखाता है? आरएस ये नहीं करता कि आपके विधि आगे काम आएगी, आपके साइंस एंड टेक आगे काम आएगा। आरएस आपको क्या सिखाता है? जो बंदा 22 सब्जेक्ट को एक साथ डील करके उसमें टॉप कर सकता है, उसमें नंबर लेकर आ सकता है, तो कल जब आप आरएस की सीट पर जाओगे तो आपके पास जब काम का बर्डन आएगा, काम का प्रेशर आएगा, तब तुम उस प्रेशर को हैंडल कर पाओ। ऐसा नहीं हो कि तुम थोड़ा सा प्रेशर आया था सोसाइटी की, यही होता है। लोग सीटें छोड़कर भाग जाते हैं कि भाई काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और आप देखो आरएस जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम होते हैं ना, इनको समय नहीं मिल पाता। मैं उनके साथ काम करता हूँ, मुझे पता है। वो सीट पर बैठते हैं सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे सीट पर उठते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, सर 6 बजे ऑफिस का टाइम पूरा हो गया, जाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ। तब आपको ये 22 सब्जेक्ट पढ़ने को देते हैं कि 22 सब्जेक्ट याद करना, क्योंकि आप जब प्रशासनिक जुमले में जाओगे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेटर दिन में एक साइन करना, दिन के कितने लेटर आते हैं और आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने इस लेटर पर साइन किए थे। कहीं आपका कोई जूनियर है, उसने कोई ऐसा लेटर निकाल दिया, उस पर आपकी फर्जी साइन टिका दी, तो आपको पता क्या रहेगा? दिमाग में होगा तो पता रहेगा ना कि मैंने हाँ इस पर साइन किए थे कि नहीं किए थे। इस वजह से सारे के सारे जो बर्डन है उसको सिखाने की क्षमता आपको अभी से देते हैं कि 22 सब्जेक्ट को याद करो, पढ़ो, दिमाग के अंदर सेट करो। ठीक है, चलो अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम को बनाइए। हेडिंग डालिए आधारभूत संरचना का विकास, और इन 4 पॉइंट को लिख लो पहले। इन 4 पॉइंट को लिख लो। इन 4 पॉइंट को पढ़ेंगे: ऊर्जा, सड़क, परिवहन और डाक। चलो सुनिए, अब एक डायग्राम बना रहा हूं। उस डायग्राम के अंदर आपको पता चल जाएगा कौन सा नवीनीकरणीय है, कौन सा गैर नवीनीकरणीय। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी के अंदर। ये सारी की सारी ऊर्जा कौन सी है? नवीनीकरणीय। और ये सारी की सारी ऊर्जा कौन सी है? गैर नवीनीकरणीय।
समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब दो परिभाषा लिखा देता हूं, एक नवीनीकरणीय की और गैर नवीनीकरणीय की, ताकि भविष्य में कभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक नंबर लिखो, गैर नवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर नवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर नवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, वो परिभाषा आपको लिखनी है। गैर नवीनीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, बोलो, लिखो उसके अंदर, ऐसे ऊर्जा संसाधन, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से, जिनके अत्यधिक दोहन से, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से समाप्त होने का खतरा रहता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से समाप्त होने का खतरा रहता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से समाप्त होने का खतरा रहता है, या इन्हें पुनः उत्पादित करना संभव नहीं है, या इन्हें पुनः उत्पादित करना संभव नहीं है, या इन्हें पुनः उत्पादित करना संभव नहीं है। जैसे कोयला खत्म हो गया, वापस पैदा कर लोगे? प्राकृतिक गैस खत्म हो गई तो समस्या है ना, यूरेनियम खत्म हो गया तो समस्या, जल खत्म हो गया तो भी समस्या। तो ये सारे के सारे कैसे गैर नवीनीकरणीय। ठीक है, समझ में आ गई? जिनको पुनः उत्पादित करना संभव नहीं है। दूसरा लिखो, नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत। नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नवीनीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसमें लिखना है, ऐसे ऊर्जा संसाधन, ऐसे ऊर्जा संसाधन, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से समाप्त होने का खतरा नहीं रहता। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से समाप्त होने का खतरा नहीं रहता। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके अत्यधिक दोहन से समाप्त होने का खतरा नहीं रहता तथा इन्हें पुनः उत्पादित किया जाना संभव है, 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 नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? चलो अब मैं आपसे पूछूं कि बढ़िया कौन सा, गैर नवीनीकरणीय या नवीनीकरण, दोनों में से बढ़िया कौन सा? तो मुझे बताओ कि सरकार कौन से संसाधनों को बढ़ाने पर जोर देगी, इसको कि इसको? नवीनीकरण। तो सरकार योजनाएं किसके लिए शुरू करेगी? अब मुझे बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक, देखो ये दो ऊर्जाएं होती है, या तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उसमें भी सबसे ज्यादा जो संभावना है वह सौर ऊर्जा, क्योंकि अपन का जो राजस्थान है वह आधे से ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पर लगभग वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है,
और जब सूर्य सीधा चमकेगा तो उनकी रोशनी से उनकी जो गर्मी है, उनकी गर्मी से अपन किसका उत्पादन कर सकते हैं? सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो राजस्थान में जितनी योजनाएं चलती है इसके लिए, जो आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर दे रखी है, वह सारी की सारी किससे है? सौर ऊर्जा से। किससे? सौर ऊर्जा। देखो मैं कुछ योजनाओं की आपसे बात करता हूं, समझना। एक योजना है, आराम से समझना, देखो आपको समझ में आनी चाहिए। एक योजना है, इस योजना का नाम है पीएम कुसुम योजना। क्या नाम है? पीएम कुसुम। पीएम आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यह भारत सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री, के का मतलब है किसान, यू का मतलब है ऊर्जा, एस का मतलब है सुरक्षा, यू का मतलब है उत्थान महाअभियान। भारत सरकार ने इस योजना को 2019 के अंदर शुरू किया था। कब शुरू किया था? 2019 में। और इस योजना का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। आपने से ना, देखो आप लोगों को इतना पता है कि जो कनेक्शन होते हैं ना लाइट के, वो 3 तरह के होते हैं। एक तो घरेलू कनेक्शन होता है, एक वाणिज्यिक कनेक्शन होता है जो आपके इंडस्ट्री में जाता है, और एक आपके कृषि कनेक्शन होता है। 3 तरह के होते हैं कि नहीं होते? जो घरेलू कनेक्शन होगा ना, इस घरेलू कनेक्शन के अंदर जो आपकी यूनिट होगी वह लगभग 8 रुपए 9 रुपए होगी। वाणिज्यिक होगी तो महंगी होगी, है ना, लगभग 13-15 रुपए होगी। और कृषि होगी, वह उसका जो चार्ज होता है वह नील के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होगा? नील के। इसका मतलब क्या कि किसानों को लाइट भी दो और लाइट लगभग फ्री में दो। तो ये तो दोहरी मार हो गई। एक तो अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और दूसरी तरफ अपन जो विद्युत ऊर्जा किसानों को दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? फ्री। तो सरकार ने क्या सोचा, अपन क्या करते हैं, ये जो कृषि करते हैं ना किसान, ये किसान होते हैं अन्नदाता। क्या होते हैं? अन्नदाता। अपन इनको अन्नदाता से क्या बना देते हैं? ऊर्जादाता। क्या बना देते हैं? ऊर्जादाता। कैसे बनाओगे? तो अपन ऐसा करते हैं, जो ये किसान हैं, इन किसानों के पास भूमि पड़ी है भूमि, तो अपन क्या करते हैं, उन भूमि के अंदर सोलर पैनल लगा देते हैं। ठीक है, सोलर पैनल लगा दोगे, क्या सोलर पैनल बातों में लगते हैं? तो पैसा चाहिए। अब किसान के पास इतना ही पैसा होता तो वो खुद ही लगा लेता, नहीं। तो सरकार ने क्या बोला, अगर आप किसान अगर सोलर पैनल लगाएगा तो सोलर पैनल बनाने, मान लो मैं खर्चा मान रहा हूं कितने रुपए? 100 रुपए। तो 100 रुपए में बोला कि 30 रुपए कौन देगी? केंद्र सरकार। बोला 30 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार। तो बाकी तो 40 रुपए देने पड़ेंगे, 40 रुपए भी नहीं है मेरे पास। तो सरकार ने बोला 30 रुपए हम लोग क्या करेंगे, आपको लोन दे देंगे। क्या दे देंगे? लोन। पीछे कितने थे? 10 रुपए। वो 10 रुपए किसको देने हैं? आपको देने हैं। मतलब इस योजना के तहत किसान को सिर्फ और सिर्फ कितना भुगतान करना है? पैसे की समस्या सुलझ गई। अगर आप अपने खेत के अंदर 10 लाख का प्लांट लगाते हो तो 10 लाख का प्लांट लगाओगे, किसान को कितने देने? 1 लाख। बाकी सारी की सारी व्यवस्था हो गई। ठीक है, किसान राजी हो गया कि ठीक है आप हमारे खेत के अंदर प्लांट लगा लो। सरकार ने ये बोला कि आप लोग जो ये खेत के अंदर प्लांट लगाओगे ना, उससे सौर ऊर्जा से क्या बनेगी? विद्युत ऊर्जा। आप विद्युत ऊर्जा आपको जितने काम में आइए चाहिए उतने आप काम ले लो। हो सकता है कि आपके पास विद्युत ऊर्जा और बच जाए, है ना, तो आप ऐसे करो, इस विद्युत ऊर्जा को आप क्या करो? बेच दो। बेचने से क्या होगा? आपको पैसा मिल जाएगा। तो आप अन्नदाता से क्या बन गए? ऊर्जा। समझ में आई बात? क्या नहीं आई? क्लियर है? देखो एक दो फोटो है, उस फोटो के माध्यम से भी मैं आपको समझाता हूं। देखो ये इस तरह से है ना। अब इसके अंदर क्या है, अपन ने 3 घटक रखे हैं। पहले 3 स्टेप में योजना संचालित की। इन 3 स्टेप में कैसे की? सबसे पहले अपन घटक ए लेके आए, इसके अंदर अपन ने सोलर पैनल लगाए खेतों के अंदर। ठीक है। बी अपन ने क्या किया? सोलर पंपों की स्थापना की। किसकी? सोलर पंप। सोलर पंप समझते हो? आपके खेतों में कोई पानी के पंप होते हैं, वो या तो डीजल से चलते हैं या फिर लाइट से चलते हैं। तो बोला कि उन पंपों को हटाओ, क्योंकि वो तो या तो डीजल खा रहे हैं या लाइट खा रहे हैं, महंगे पड़ते हैं। इनकी जगह आप क्या करो? सोलर पंप लगाओ। ये जो पंप है ना, ये पंप कैसा पंप है? सोलर। वो सोलर एनर्जी ले रहा है
और पानी को फेंक रहा है, ठीक है। तीसरा, सोलर पंप लगाओ। तीसरा ये बोला कि जो पहले से लगे हुए हैं उनको चेंज करो। 3 घटक है। ए तो बोलता है क्या, सोलर संयंत्रों की स्थापना करो, पार्क लगाओ। दूसरा बोलता है सोलर पंप लगाओ, और तीसरा घटक बोलता है अगर पहले से कोई डीजल पंप लगा हुआ है या लाइट का पंप लगा हुआ उसको हटाकर किसकी स्थापना करो, सोलर पंपों की। बात समझ में आई? ये योजना किसकी है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, ठीक है। इसमें 30% कौन देगी? केंद्र सरकार। 30% कौन देगी? राज्य सरकार। 30% कौन देगा? लोन। और किसान खुद कितना देगा? 10%। इस योजना के कितने घटक है? 3। पहले घटक में क्या होगा? सोलर संयंत्रों की स्थापना होगी। सोलर संयंत्र मतलब खेतों के अंदर लगाए जाएंगे। बी में क्या होगा? सोलर पंप लगाए जाएंगे। और सी में जो डीजल के पंप है उनको हटाया जाएगा, उनकी जगह पर किसकी स्थापना की जाएगी? सोलर पंपों की। ये योजना है कौन सी? पीएम कुसुम योजना। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देखो मैं आपको समझाता हूं जो इसके अंदर लिखी हुई है। देखो योजना कौन सी है? पीएम कुसुम योजना। सुनना, इसकी एक एक लाइन सुनना पहले। ऊपर क्या लिखा हुआ है? राज्य कितना देगा? 30%। फिर केंद्र कितना देगा? 30%। ऋण कितना है? 30%। और किसान स्वयं कितना देगा? 10%। इस योजना का लक्ष्य कितना है? 34,800 मेगावाट। कितना है? 34,800 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, ठीक है। ये पूरे राजस्थान का लक्ष्य 34,800 मेगावाट, ठीक है। चलो इसमें क्या बोल रखा है? इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। घटक देखो, ए यहां पर बताया, बी और फिर बताया सी। देखो ए में क्या है? ए में आपको बंजर भूमि जो होती है उस बंजर भूमि पर 2 मेगावाट तक के क्या करना है? सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करनी। बताया सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, क्योंकि बंजर भूमि है। बंजर भूमि पर आप ना तो कृषि कर सकते हो ना वह किसी काम की है, तो क्यों ना वहां पर सोलर पंप लगा दो। सोलर पंप लगाओगे तो सोलर पंपों से विद्युत ऊर्जा बनेगी। विद्युत ऊर्जा बनेगी तो आपको जितनी काम आई उतनी आप ले लो, बाकी जो बचेगी उसको क्या कर दो? बेच दो। बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। पहले आप अन्न बेचते थे, लेकिन अब अन्न नहीं बेच पा रहे हो तो आप क्या बेचो? ऊर्जा। तो अन्नदाता से ऊर्जा दाता, ठीक है। ये एक घटक है। बी घटक में क्या होगा? सोलर पंप लगाए जाएंगे, सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। और घटक सी में क्या है? कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत किया जाएगा, ठीक है। ये 3 घटक है। इस योजना का नाम क्या है? कुसुम योजना, ठीक है। अब देखो एक सवाल लिखो जो प्री के अंदर पूछ रखा, उस सवाल को लिखिए। सवाल लिखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? 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 ए ऑप्शन लिखिए, महिलाओं के उत्थान से, महिलाओं के उत्थान से, महिलाओं के उत्थान से। बी लिखिए, बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से, बच्चों की शिक्षा से। सी लिखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से। और डी लिखो, साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्राइम के निस्तारण हेतु, साइबर क्राइम के लिए, साइबर क्राइम के लिए। अब देखो ये जब सवाल आया तब ये योजना नई नई आई थी, है ना। सबने जो आंसर था ना वह टिकाया सी नहीं, ए। कुसुम क्या है? लड़की का नाम। तो उन्होंने ये सोचा कि ये योजना किसके है? महिलाओं के उत्थान के लिए। सौर ऊर्जा का किसी पर दिमाग गया ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या लगाया उन्होंने? ए, जबकि आंसर है क्या? सी। तो इस तरह से सवाल पेपर में आ जाते हैं। और भारत सरकार लगभग क्या करती है कि उनका उद्देश्य एक ही है
कि कोई भी योजना हो ना, उस योजना का जो उद्देश्य है वह साफ होना चाहिए। देखो आप जितनी भी योजना है उन सब की कोई ना कोई फुल फॉर्म, जैसे बोर मैंने बताई उसकी फुल फॉर्म, राजकीय बताई उसकी फुल फॉर्म, सक्षम बताई उसकी फुल फॉर्म, समर्थ है उसकी भी है। मतलब योजना से आपको लग रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पता चल रहा है कि भारत सरकार की है, ग्रामीणों के लिए है और प्रशिक्षण से है कि नहीं है। तो ऐसे इसमें भी पता चल रहा है। कुसुम मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। तो इस तरह के सवाल आता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप पीएम कुसुम योजना और लिखना शुरू करो। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। अपन के भारत में जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, कौन कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रालय बना हुआ है और उस मंत्रालय का नाम है नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या नाम है, नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये मंत्रालय भारत में जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, महिलाओं के लिए कौन सा मंत्रालय है, महिला व बाल विकास मंत्रालय, रक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह के लिए है गृह मंत्रालय, वित्त के लिए है वित्त मंत्रालय। ठीक है, उसी तरह से ये नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्रालय बनाए, उसका नाम है नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो जो कुसुम योजना है इसका संचालन कौन सा मंत्रालय करेगा, नवीन व नवीन। लिखो पहला पॉइंट, यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित है। यह भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई। अब लिखो कुसुम की फुल फॉर्म, लिखो कुसुम करके डैश कर दो और ये फुल फॉर्म लिखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। कुसुम डैश करके इसकी फुल फॉर्म लिखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाभियान। मैं आपको लास्ट में सवाल दूंगा जो मेंस के अंदर आ रखा है, राजस्थान में नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी कीजिए। अब टिप्पणी कहीं की करनी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा, तो योजना कौन सी लिखनी पड़ेगी, पीएम कुसुम योजना। ये वहां काम आती है। ठीक है, या पेपर में सवाल पूछेगा पीएम कुसुम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तब आपको आंसर देना है सौर ऊर्जा से। समझ आई बात। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य लिखिए, किसानों के लिए सोलर पंप, किसानों के लिए सोलर पंप, किसानों के लिए सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। किसानों के लिए सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। योजना का उद्देश्य किसानों के लिए सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत 30% राशि, इस योजना के अंतर्गत 30% राशि केंद्र सरकार द्वारा, इस योजना के अंतर्गत 30% राशि केंद्र सरकार द्वारा, कौमा
30% राशि राज्य सरकार द्वारा, इस योजना के अंतर्गत 30% राशि केंद्र सरकार द्वारा, 30% राशि राज्य सरकार द्वारा, फिर कॉमा 30% राशि ऋण के माध्यम से, 30% राशि ऋण के माध्यम से, तथा 10% राशि तथा 10% राशि स्वयं किसान द्वारा दी जाएगी। समझ में आ गई? 30 सेंट्रल है, 30 स्टेट है, 30 लोन है और 10% खुद देगा। ठीक है, अगर ये 10% का भी रिवाज क्यों रखा पता है? हाँ, ब्याज से एक देखो क्या होता है, चुकाना पड़ जाता है। एक आज आपके पास है नहीं, आपको लोन मिल गया और लोन भी ब्याज बहुत कम मिलता है इस पे। ऐसा नहीं होता कि तुमको 100 रुपए पर 110 रुपए ब्याज भरना है, 100 रुपए पर 101, 102 इतना होता है। ठीक है, लेकिन वो देखो ना आप कि चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन वो ऊर्जा दाता भी तो बना है, वो ऊर्जा पैदा करके ऊर्जा बेचेगा भी तो सही, तो कमाई भी तो हो रही है उसकी। हाँ माना पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन उस कमाई भी तो हो रही है। और एक बात मैं क्या समझा रहा था कि 10% क्यों रखा किसान का? अगर किसान का 10% ही नहीं रखते तो क्या होता? नहीं, तो ये होता है कि आप अगर कोचिंग के अंदर आए, ठीक है, फीस ली, तब तो थे रोज कोचिंग वाला। अगर फीस नहीं ली, फोकट में ये फ्री सेमिनार, तो आ जाओगे, कल आओगे, परसों आओगे, परसों नींद आने लग गई तो नहीं आओगे। एक दिन चलो कर लिया, दूसरे दिन घर वाले धक्के मार के बाहर निकालेंगे कि भाई इतनी मोटी मोटी फीसें दी है, जाओ कोचिंग। होता है ना, फ्री की चीज की कभी कोई वैल्यू होती नहीं है। इस वजह से चाहे 10% रखा, लेकिन रखा है कि 10% अगर जेब से लाख रुपया लगा है ना, तो किसान जरूर उस प्लांट का ध्यान रखेगा। नहीं तो भले ही कबूतर बीटो आए कर जावे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आई? ये जो प्लांट लगता है ना, उसको पानी से धोना पड़ता है, क्योंकि ये प्लांट क्या होता है, मिट्टी से ढक जाता है। जब मिट्टी से ढक गए तो अब सौर ऊर्जा उस पर पड़ेगी, लेकिन वो प्लांट गर्म नहीं हो पाएंगे, है ना। आप सोचो कि कबूतरों ने गंदगी कर ली अगर उसके ऊपर, तो वो प्लांट तो पूरा का पूरा कबूतरों से वाइट हो रखा है, और उस पर सोलर ऊर्जा पड़ेगी तो कहीं की सोलर ऊर्जा बनेगी? नहीं बनती। तो जिसके प्लांट लगे होते हैं ना, वो पानी से साफ करते हैं रोज। तो अगर किसान का 10% लगा हुआ होगा, तो किसान ध्यान रखेगा कि लाख रुपया मेरा भी लगा हुआ है, इस वजह से 10% किसान का रखा है। ठीक है, ये हर किसी का कोई ना कोई कारण होता है। अपन ये क्यों करते हैं 10%? इसका कारण ये है, वरना 10% नहीं रखा होता तो बेचारे राज्य का 30% गया, केंद्र का भी 30% गया, और लोन वाले माथे पर हाथ धर के रो ही रहे, है ना। इसलिए चलो अगला पॉइंट लिखो। इस योजना का क्रियान्वयन मार्च 2026 तक किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन मार्च 2026 तक किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन मार्च 2026 तक किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन मार्च 2026 तक किया जाएगा तथा इस योजना के तहत 34,800 मेगावाट तथा इस योजना के तहत 34,800 मेगावाट 34,800 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। 34,800 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। बताओ मेगावाट बड़ा है कि गीगावाट बड़ा है? गीगावाट। और वाट बड़ा है कि मेगावाट बड़ा है? वाट के बाद मेगावाट, मेगावाट के बाद गीगावाट। तो ये क्या है? 34,800 मेगावाट है। इतना देखो क्या बताई बात अभी तक। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना भारत सरकार के नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2019 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य सोलर पंप और सोलर संयंत्रों की स्थापना करना है। कुसुम की फुल फॉर्म किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। 30% राशि केंद्र के द्वारा, 30% राशि राज्य के द्वारा, 30% राशि ऋण के द्वारा और 10% राशि किसान के द्वारा। टोटल उत्पादन का लक्ष्य 34,800 मेगावाट मार्च 2026 तक संचालित रहेगी। और घटक कितने हैं? 3। समझ में आ गई? ये घटक हेडिंग डाल दो आप, लिखिए पीएम कुसुम योजना के 3 प्रमुख घटक है। पीएम कुसुम योजना के
3 प्रमुख घटक है। पीएम कुसुम योजना के 3 प्रमुख घटक है। अब ये 3 घटक मैं आपको कल करवा दूंगा, ठीक है? क्लासेस समझ में आ रही है? जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दिमाग पर सेट रखना, बार बार पढ़ना, और पढ़ने से ही विकास होगा, है ना? चलो।